हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट की, और इसमें जो टॉपिक आज का है वो बहुत ही सिंपल सा और इन्फॉर्मेटिव सा टॉपिक है, दैट इज रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, ये वैसे प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना। ठीक है, तो अगर हम पूरे साल में किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं, रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, या फिर कोई कैपिटल गेन हो रहा है, अदर सोर्सेज में से कोई इनकम आ रही है, जो कुछ भी हमने हेड्स में पढ़ा है, तो वो सारी इनकम के बारे में इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चलेगा जब तक मैं और आप उस बारे में उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने बोली कि अगर आप पूरे साल में कोई पैसा कमाते हैं तो उसकी जानकारी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, इसके लिए अगर हम सेक्शन के थ्रू बात करें तो जो पहला रेफरेंस सेक्शन है, इट इज सेक्शन 140, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि आप खुद अपना कमाया हुआ पैसा गिन सकते हैं, उस पे कितना खर्चा आप ले सकते हैं वो माइनस कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी वो कंप्यूट कर सकते हैं, उस पे टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है वो भी खुद ही गिने। मतलब इन शॉर्ट, इंडियन इनकम टैक्स जो सिस्टम है, चाहे वो जीएसटी हो या कस्टम्स हो या फिर इनकम टैक्स हो, हर जगह पहला मौका आपको मिलता है अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके पेमेंट करने का। अगर आप वो चीज ठीक से गिन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, देन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो उस चीज को अलाउ कर सकते हैं। वो उसको स्क्रूटिनाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं, और अगर कोई एरर मिलता है वो आपको इंटीमेट करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, वो ऑब्वियस है कि एक चीज तो ये है कि इतनी पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, इतने टाइप के लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, एलएलपी है, तो क्या ये सब लोगों का जो कंप्यूटेशन का पार्ट है कि कितना कमाया, कितना बचाया, कौन सा डिडक्शन, कौन सा एग्जेम्पशन, ये सब कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 to 1 चेक करने जाएगा तो कब काम खत्म होगा। तो इतना स्टाफ नहीं है, इतना काम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सेल्फ असेसमेंट वाला मौका जो है वो देना जरूरी है। क्लियर है, तो इस बेसिस पे बात हो रही है। अब आप जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज को एक इंटीमेशन देते हैं कि ये मेरा पूरे साल का हिसाब किताब है, तो उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया गया है रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, आरओआई शॉर्ट में बोलते हैं, तो मैं भी चैप्टर में हर जगह पूरा रिटर्न ऑफ इनकम नहीं लिखता हूँ। एक्चुअली फुल वर्ड्स लिखे होते हैं तो पढ़ने में भी टाइम कंज्यूम होता है और रिलेट भी नहीं होते जल्दी। शॉर्ट में आरओआई लिखा होगा, जल्दी से कैच हो जाता है कि हाँ ये चीज ये है, तो आप उसको ऊपर ऊपर से थोड़ा स्पीड में गो थ्रू कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑफ इनकम जो है, दैट इज द डॉक्यूमेंट जिसके बारे में मैंने बात की आपसे। जो सेक्शन है यहाँ पे, मेजर सेक्शन है 139, इसमें सब सेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे 1 से लेके 9 तक आएंगे, वही इस चैप्टर में कवर करने हैं। 139 कैपिटल ए है, 139 कैपिटल डबल ए है, 139 बी है, 140 है, 140 कैपिटल ए। दीज आर द मेजर सेक्शंस रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है और ये हम सब सेक्शंस आज इस चैप्टर में कवर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 139, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर सेक्शन ऑफ द चैप्टर। 80% तो यही है, बाकी सेक्शंस तो एक एक पॉइंट है। इसके अंदर इतने सारे सबसेक्शंस हैं, इसमें आपको बहुत सारे सबसेक्शंस मिलने वाले हैं। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4A, 4B, 4C, ये सारे इतने हमारे सिलेबस में है। डायरेक्ट में आपको ये बीच के नंबर जो गायब है वो भी मिलेंगे, इतने तो हम यहाँ पे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो ये सारे सबसेक्शंस इस टॉपिक का हिस्सा है। एक एक करके शुरू करते हैं, बहुत सारी स्टोरीज इसमें कवर होंगी। सबसे पहला सेक्शन है 139 सबसेक्शन 1। यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। एक, उन्होंने बोला है कि रिटर्न जो है वो फाइल करना किसके लिए जरूरी है, और रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन क्या है, कब रिटर्न फाइल होता है। देखो, नॉर्मली ये होता है कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर बोलते हैं अपने इनकम टैक्स में, ये बात कर चुके हैं 19 से लेके सपोज 20 तक। इसको मैं नाम दे रहा हूं PY 2019 एंड 20। अब ये प्रीवियस ईयर आपका खत्म होगा यहाँ पे, उसके बाद ही अकाउंट्स क्लोज होंगे, फाइनलाइज होंगे। अकाउंट्स बनने के बाद आप उसका डिटेलिंग जो है वो इनकम टैक्स वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो साल है वो खत्म होने के बाद जो असेसमेंट ईयर आएगा, उस असेसमेंट ईयर में आपको रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल करना होता है, ये ध्यान रखना। तो जो ड्यू डेट होगी ना वो असेसमेंट ईयर में होगी, किसी भी पर्टिकुलर ईयर को लेके। यहाँ बीच में रिटर्न फाइल नहीं होता है, रिटर्न हमेशा इसके बाद फाइल होगा।
टैक्स पेमेंट के लिए एडवांस टैक्स हो सकता है। अगर एडवांस टैक्स है तो वो तो आपने इसी ईयर में भर दिया होगा, वो हमने पढ़ा। टीडीएस है तो आपने इसी ईयर में कटवा लिया होगा, टीसीएस है तो इसी ईयर में पे कर दिया होगा। दैट इज अनदर एस्पेक्ट। पेमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपने ये सब नहीं भरा, नॉर्मल टैक्स पेयर हो, तो फिर आप असेसमेंट ईयर में ही टैक्स पे कर सकते हो अलॉन्ग विथ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये प्रोविजन है। तो इतना तो आपको समझ आया कि जो भी प्रीवियस ईयर है उसके बाद जो असेसमेंट ईयर आता है उसमें रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल होती है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, और अगर है तो फिर डेट्स क्या होती है, ड्यू डेट क्या होती है। ठीक है, लैंग्वेज के साथ चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट में बोल रहे हैं एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, या तो उसकी इनकम हो या लॉस हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बोला है कंपनी के साथ साथ, तो इम्प्लाइड है कि एलएलपी भी आ जाती है। ठीक है, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, जनरली ये होता है। तो कंपनी, फर्म या एलएलपी हो तो इनके केस में इनकी इनकम हो रही हो या लॉस हो रहा हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको रिटर्न तो फाइल करना ही पड़ेगा। लॉस होगा तो भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी है, पैसा लोगों का लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट में बोला पर्सन अदर देन और कंपनी और फर्म, इफ हिज टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल अंडर दिस एक्ट। अब ये लाइन को समझो आप, अदर देन दिस, अदर असेसी की बात हो रही है। इन्होंने बोला उसकी टोटल इनकम प्लस किसी और की टोटल इनकम जो इसमें ऐड की जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज कॉल्ड क्लबिंग। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में बेसिक में पढ़ा था, 5 हेड्स, क्लबिंग सेट ऑफ। ठीक है, तो ये क्लबिंग के बारे में क्लैरिफिकेशन है। वैसे तो इसके अंदर जनरली टोटल इनकम वर्ड के अंदर हम जब समझ रहे थे तो हमने बात की थी कि सर 5 हेड्स होते हैं, क्लबिंग होता है, माइनस सेट ऑफ होता है, उससे आता है जीटीआई, फिर जीटीआई में से हम डिडक्शंस लेस करते हैं, तब जाके आता है टोटल इनकम। यही बात होती है। तो वैसे जो टोटल इनकम वहां हमने रिलेट किया था उसमें क्लबिंग इंक्लूडेड होता है, बट यहाँ सिर्फ स्पेसिफाई करने के लिए अलग से लिखा कि टोटल इनकम ऑफ द असेसी प्लस इनकम ऑफ एनी अदर असेसी विच इज टू बी एडेड हियर, मतलब वो क्लबिंग वाला पार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने उसको अलग दिखाया था, आपने जो इनकम अपने अकाउंट में दिखाई थी उसको यहाँ पे टोटल इनकम बोला है एक्सेप्ट क्लबिंग। और फिर बोला है कि अगर आपकी कोई इनकम किसी और के अकाउंट में दिख रही है और अगर कानूनी तौर पे वो यहाँ ऐड होनी चाहिए तो वो भी कर देना। तो इन शॉर्ट क्लबिंग की बात यहाँ पे हो रही है, तो ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1038, एक्चुअली में ये 1038 वाला अब जो पॉइंट है उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा 1038 में जो एग्जेम्पशन है वो उन्होंने कहीं ना कहीं चेंज कर दिया। हाँ, उस सेंस में ले सकते हैं कि 1038 में 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन अभी भी है। वो 112A वाला जो पॉइंट था, हम कैपिटल गेन में देख रहे थे, 112A में उन्होंने बोला था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड फंड यूनिट्स। तो वहां हम देख रहे थे कि आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर कैपिटल गेन होता है तो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो 1038 है वो अब 1 लाख रुपए तक सीमित रह गया है, पहले ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, तो उसके रेफरेंस में यहाँ पे ये चलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बोला है रेसिडेंट एक्सक्लूडिंग नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हमने रेसिडेंशियल स्टेटस में ये चीज देखी, हैविंग एनी असेट इंक्लूडिंग अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और साइनिंग अथॉरिटी इन एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इन शॉर्ट, अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो और आपका इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट है जिसमें आपकी साइनिंग अथॉरिटी, या फिर इंडिया के बाहर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दे रखी है, इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसा कुछ है, या पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, देन यू आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम इन इंडिया, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आप बाहर क्या ट्रांजेक्शन्स करते हो। ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए ये चीज की जा रही है। अब जो डी पॉइंट है वो अमेंडमेंट है। डी पॉइंट एज एन अमेंडमेंट उन्होंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, और वो आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखें डी पॉइंट में क्या बोला हुआ है। इसमें ऐसा बता रहे हैं, एनी पर्सन हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज डिपॉजिटेड मोर देन ₹1 crore इन one or more current accounts maintained with a banking company or a cooperative bank। अगर पूरे साल में आपके कोई करंट अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट किया, 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा अगर आपने एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट में मिला के, मतलब टोटल देखा जाएगा, 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया, तो आप सोचो आपके पास पैसे तो होंगे, आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमा ही रहे होंगे, तो रिटर्न भरो और डिटेल्स बताओ। ठीक है, नेक्स्ट, हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री।
फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं लोग वेकेशन के टाइम पे, तो पूरी फैमिली जा रही है। अब आज की डेट में एक फॉरेन कंट्री जाना, उसमें मिनिमम पर हेड जो खर्चा होगा वो 50-60,000 रुपीज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है पर हेड, ठीक है। आप थोड़ी महंगे कंट्री हो, इंडिया के कंपैरिजन में करेंसीज दूसरे कंट्री की महंगी है, तो हमें फॉरेन ट्रैवल महंगा पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर्स के जो रेशियो है वो कितना हाई है। और कंट्रीज में भी आप जाओगे तो भी 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के मल्टीपल्स में ही करेंसी हमें पड़ती है, तो इट इज कॉस्टली। और थाईलैंड जैसे छोटे कंट्री चले जाओ, उसकी करेंसी हमसे 2.2 टाइम्स महंगी है। आप दुबई चले जाओ, करेंसी 21 टाइम्स महंगी है। आप सिंगापुर चले जाओ, 58 to 60 टाइम्स महंगी है। यूएसए जाओ तो 76 रुपीज हो चुका है। आप यूरोप जाओगे तो दैट इज 90, और इस तरीके से वो पाउंड में बढ़ता जाएगा। तो इतनी महंगी करेंसीज हैं, तो उनको पता है कि अगर आज 4 लोगों का फैमिली ऑन एन एवरेज एक फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है ना, तो 2 लाख रुपए तो कोई अमाउंट ही नहीं है। आराम से वहां पे आपका हो सकता है 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी खर्च हो जाए, डिपेंडिंग कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं ना, वो पैसा सारा कैश में दे देते हैं और ऑन पेपर दिखाते ही नहीं कि हम घूमने गए थे। क्योंकि अगर आपने दिखा दिया कि भाई इतना खर्चा आपने 5 लाख रुपए फॉरेन ट्रैवल पे कर दिया, और फिर आप इनकम दिखाते हो पूरे साल की 5 लाख, तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे यार 5 लाख रुपए पूरे साल का कमाते हो और सारा पैसा फॉरेन ट्रिप में लगा दिया, आप अफोर्ड कैसे कर रहे हो चीज? दैट मीन्स आप अपनी इनकम छुपा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज लोग करने के लिए ऐसे सब जोड़ करते रहते हैं, दैट इज वेरी कॉमन। आप भी गए होंगे तो अपने पेरेंट्स को पूछना, सारा पैसा कोई व्हाइट में नहीं दिया होगा, कोई चेक काट के नहीं दिया होगा कि 5 लाख रुपए का चेक ले लो हम फॉरेन घूमने जा रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं, वो ध्यान रखना। तो ये फॉरेन कंट्री की बात हो रही है। इसके बाद हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन ₹1 लाख टूवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जिसका बिल आया है, उसका उतना काम भी तो होगा, उसके उतने पैसे भी तो होंगे, तो ऑब्वियसली रिटर्न तो फाइल करो, बताओ तो सही कि इतना कमाते भी हो कि 1 लाख रुपए का बिल आ रहा है। फुलफिल्स सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इनका मन नहीं भरता इतना लिख के भी, 3 पॉइंट ऐड कर दिए, 1 करोड़, 2 लाख, 1 लाख, इलेक्ट्रिसिटी पकड़ ली, फॉरेन ट्रैवल को टारगेट कर दिया, करंट अकाउंट को टारगेट कर दिया। अभी भी इनको अगर लगता है कि और कोई पॉइंट हमें निकालना है, कभी बाद में याद आ गया, तो एक ओपन एंडेड पॉइंट रखा है यहाँ पे, ये हमें इनसे सीखना चाहिए। हमें एग्जाम में भी ऐसा अलाउड होना चाहिए कि एनी अदर सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और रिकॉल्ड इन फ्यूचर, ताकि अगर ऐसा कोई पॉइंट बाद में एग्जाम में याद आ जाए तो क्या करें। तो ऐसा लिख के आप ये बता सकते हो। ये एटसेट्रा का एक दूसरा तरीका है, हम एटसेट्रा लिख देते हैं ना, ये लोग लीगली इसको इस तरीके से लिखते हैं कि भाई फुलफिल सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब आगे भी ऐसा कुछ हुआ और हमें बाद में याद आया तो एक नोटिफिकेशन के थ्रू हम आपके सिर पे इम्पोज कर देंगे और आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए देखें, तो ये नया एक पॉइंट था। डी पॉइंट आपके लिए अमेंडमेंट है, जिन्होंने लास्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था 2019 के एग्जाम्स के लिए, आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ा होगा, ये फर्स्ट टाइम आया है। इसके बाद बात हो रही है टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट क्या है रिटर्न फाइल करने के लिए, वो समझ लो। ये ड्यू डेट 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट है, इसको नॉर्मल टाइम लिमिट बोला जाता है रिटर्न फाइलिंग के लिए। जो नॉर्मल टाइम लिमिट है वो होती है 31 जुलाई। ये इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, फर्म सबके लिए होती है, LLP। लेकिन नॉन ऑडिट वाले, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में नहीं जाते, ऑडिट में कब जाते हैं वो आपको पता है, PGBP में हमने पढ़ा था, वो 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है, 50 लाख से ऊपर आपका प्रोफेशनल रिसिप्ट है, देन वो होता है। LLP वाले में 25 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, 40 लाख रुपीस का टर्नओवर, उससे ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं कि ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। तो उससे नीचे होता है फर्म के केस में भी, तो इन लोगों को ऑडिट नहीं कराना पड़ता। तो अगर ऑडिट नहीं करवाना पड़ता तो रिटर्न आपको जल्दी भरना है, दैट इज 31 जुलाई। अब वैसे ही अगर ऑडिट करवाना है तो ये सारी एंटिटीज भी ऑडिट में हो सकती है टर्नओवर क्रॉस होने पे। प्लस कंपनी एसएससी जो है, कंपनी एसएससी के लिए तो ऑडिट कंपलसरी वैसे भी होता है क्योंकि पैसा लोगों का लगा हुआ है, ठीक है। तो इन सब के लिए, कंपनीज के लिए ऑडिट इज ऑलवेज मैंडेटरी। तो उन एंटिटीज के लिए जो डेट होती है दैट इज 30 सितंबर, ये ऑफ एवाई। हाँ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, रिटर्न तो एवाई में भरेंगे ना। जैसे अभी अपना फाइनेंशियल ईयर 1920 खत्म हुआ, प्रीवियस ईयर 1920 है, तो 31 जुलाई 2020, 30 सितंबर 2020। अभी कोरोना की वजह से डेट्स एक्सटेंड की है, एग्जाम के लिए वो पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। कोरोना वाला मत लिख के आना, ये लिख के आना। क्यों? क्योंकि जो एक्सटेंशन अभी हैं वो अभी जुलाई एग्जाम 2020 के लिए अप्लाई नहीं होंगे। दिसंबर 20 के लिए जैसा चेंज आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसमें अमेंडमेंट्स में रखूंगा,
अगर आप मेरे मोबाइल ऐप के ऊपर इस चीज को पढ़ रहे हैं तो मैं उसमें अमेंडमेंट्स के वीडियोस एड ऑन करता जाऊंगा, तो वो चेंजेस आपको अपने आप पता चलते जाएंगे। तो फॉर जुलाई 20 दिस इज द डेट, फॉर दिसंबर वी हैव टू वेट कि भाई आईसीएसआई क्या बोलता है। तो अभी हम उस पर बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बाकी तो कोई चेंज आने वाला नहीं। और एक और डेट है, दैट इज 30 नवंबर। ये होती है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर सेक्शन 92E एप्लीकेबल होता है। ये ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, मल्टीनेशनल कंपनीज, एक ब्रांच इंडिया में एक इंडिया के बाहर, उनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं तो उनको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है। इस सेक्शन के थ्रू एक रिपोर्ट बना के एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो उनके लिए सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो ट्रांजैक्शन जब आपकी खुद की कंपनी और आपकी एक एसोसिएट एंटरप्राइज जो फॉरेन कंट्री में है उनके बीच में हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन का मार्केट प्राइस पे होना जरूरी है। उस मार्केट प्राइस को बोलते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है। तो उसके लिए ये बनाया गया सेक्शन 92 कैपिटल ई, और इसमें रिपोर्टिंग होती है। तो उन एंटिटीज को थोड़ा टाइम ज्यादा मिलना चाहिए अपने रिटर्न फाइल करने के लिए, तो दैट टाइम लिमिट इज 30 नवंबर। तो ये पूरा टेबल आप अच्छे से ध्यान रखना। इसमें एक पार्टनरशिप फॉर्म वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, वो भी समझ लो। इसमें ये है कि अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एक पार्टनरशिप फॉर्म है, एबीसीएन कंपनी। एबीसीएन कंपनी में 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इसमें से ये जो मिस्टर सी है ना, ये डोरमेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर, आलसी पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो कोई काम का नहीं है, आपको पता ही है। और ये ए और बी बेचारे वर्किंग पार्टनर है, मजदूर पार्टनर, मतलब मेहनत ये करते हैं और कमाई ये खा रहा है, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये वर्किंग पार्टनर्स हैं। अब अगर फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ टर्नओवर, तो फर्म के लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट हो जाती है 30 सितंबर, वो हमने देखा, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट इन पे भी पड़ता है, वर्किंग पार्टनर्स पे, इन पे नहीं। जो सो रहा है उसको सोने दो ना, डिस्टर्ब मत करो, तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई तू ऐसे भी सो रहा है, तेरे को क्या फर्क पड़ता है ऑडिट हो रहा है नहीं हो रहा है, तेरे को क्या फर्क पड़ता है अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, तू काम करता नहीं है, तू ना अकाउंट्स बनाता है, ना ऑफिस पे आता है, ना बिजनेस संभालता है, ना जवाब देता है किसी को, तू भाई सोता है। तो सोते सोते अपना रिटर्न 31 जुलाई को फाइल कर देना, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ये अकाउंट्स बना रहे हैं, ऑडिट करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फर्म का बर्डन इन पे है। तो वहां पे ये बोला कि जब फर्म का रिटर्न फाइल होगा तो उसके लिए तो डेट ये रहेगी, इनको ये प्रिविलेज मिलेगा कि इनका जो इंडिविजुअल रिटर्न फाइल होगा ना, देखो आप पीजीबीपी याद करो, पीजीबीपी में सेक्शन 40 क्लॉज बी था, टैक्सेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स, वो याद आ रहा है। उसमें मैंने आपको पूरा एग्जांपल दिया था कि पार्टनर्स का इंडिविजुअल रिटर्न भी फाइल होता है और वो फॉर्म से रेम्यूनरेशन उठाते हैं जिसका खर्चा फॉर्म क्लेम करती है, और उसकी लिमिट थी वो बुक प्रॉफिट वाली, वो आपको याद आ रहा होगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो इनका जो इंडिविजुअल रिटर्न है, वो इंडिविजुअल रिटर्न के लिए भी इनको 30 सितंबर तक का टाइम मिलेगा। ये नया पॉइंट है, और ये सोचने वाला पॉइंट है कि कितना लॉजिकल है कि भाई जब फर्म को टाइम दे रहे हो तो वर्किंग पार्टनर को दे दो, इसको सोने दो, इसको डिस्टर्ब मत करो, ये अपने आप जुलाई में एवाई में अपना रिटर्न फाइल कर देगा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें उन्होंने टेबल में क्लियर की है। आप जब पढ़ोगे टेबल और उसके नीचे का नोट, आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ई फाइलिंग का है। ई फाइलिंग, अब ये सब बहुत शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव कंसेप्ट्स हैं। ई फाइलिंग में ये बोला कि पहले थोड़ा सा मुसीबत होती थी, रिटर्न फाइल करना होता था ना, तो इनकम टैक्स ऑफिस में भी लाइन लगती थी। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है उनका स्टाफ जाता था और रिटर्न भरने के लिए लाइन में लगते थे, और 2-2, 5-5, 10-10 कॉपी एक पर्सन को अलाउ करते थे। हम लोग भी जब स्टार्टिंग में आर्टिकलशिप में थे तो हमने देखा था, तो वो चीज अलाउ, मतलब सुनने में आई थी कि ऐसा होता था। तो इनकम टैक्स ऑफिस जाना पड़ता था और एक बंदे को 2 रिटर्न, 5 रिटर्न ऐसे अलाउ करते थे इनकम टैक्स वाले कि आप इतने ही सबमिट कर सकते हो, क्योंकि बाकी लोग भी लाइन में खड़े। तो टोकन लेके लाइन में लगना पड़ता था, पूरा पूरा दिन टाइम वेस्ट होता था। फिजिकल कॉपी, अब क्या जरूरत है फिजिकल कॉपी की? डिजिटल इंडिया हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, और गवर्नमेंट ने हर चीज को ऑनलाइन कर दिया है, तो ये क्यों नहीं? तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अब आप ऑनलाइन भी अपना रिटर्न भर सकते हो। आज सब कुछ ऑनलाइन है, कोई फिजिकल कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने कंप्यूटेशन के लिए, फाइलिंग पर्पस के लिए फिजिकल कॉपी रख सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स वालों को कॉपी जमा करने नहीं जाना है आपको, ना ही पोस्ट करने जाना है। तो ये सब फैसिलिटीज जो है
बहुत सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है। दैट इज ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑनलाइन incometax.gov.in जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स, पैन नंबर मेंशन करना, वो सब चीजें होती हैं, वो होने ही वाली हैं, वो ऑब्वियस है। नेक्स्ट पार्ट है 139 सबसेक्शन 1A, दैट इज बल्क फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब ये आपके लिए अगेन कुछ नया पॉइंट ये बता देता हूं मैं। बल्क फाइलिंग कंसेप्ट जो है बहुत प्रैक्टिकल है और अच्छा कंसेप्ट है। देखो 139 का सबसेक्शन 1 कैपिटल ए है, इसको हम बल्क रिटर्न बोलते हैं शॉर्ट में। देखो बल्क रिटर्न वाले में क्या है, एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है PQR प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में कम से कम 250 एम्प्लॉयज काम करते हैं, एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयर तो ये कंपनी है। अब ये हो रहा है कि जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं ये सब सैलरीड हैं, इनको कंपनी से सैलरी मिलती है। किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी है, उसने रेंट पे दे रखी है, किसी की कैपिटल गेन की इनकम हुई है, किसी को गिफ्ट इनकम हुई है, कुछ ना कुछ है, तो डिविडेंड इंटरेस्ट आता है। ये सब एंटिटी, ये सब जो एम्प्लॉयज हैं ये हर साल ऑफिस से छुट्टी लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी अपने अकाउंट्स रेडी करने होते हैं, फिर उसके बाद अपना रिटर्न प्रिपेयर करवाना पड़ता है सीए के पास जाके या खुद से, और फिर उसका फाइलिंग करना होता है। तो ये लोग साल का 1 या 2 दिन छुट्टी ले लेते हैं पूरे दिन की ऑफिस से, कभी ज्यादा भी हो जाता है, 2-3 दिन की छुट्टी ले लेते हैं। और 250 एम्प्लॉयज साल की अगर 2 दिन की भी छुट्टी लेंगे पर एम्प्लॉय, तो 500 वर्किंग डेज वेस्ट हो गए। काम क्या था? रिटर्न फाइल करने जाना है, ठीक है। 500 वर्किंग दिन मतलब जो आपने वेस्ट करवा दिए, एक एम्प्लॉयर ही समझता है कि इसकी वैल्यू क्या है। एक दिन अगर आप काम नहीं करते हो तो एम्प्लॉयर को कितना नुकसान जाता है। एक दिन, वो तो आवर्स में गिनते हैं, पता है आपको। आजकल कंपनीज में प्रोफेशनली जो लोग काम कर रहे हैं, इवन स्टाफ को, एम्प्लॉयज को ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि आप मोबाइल फोन भी बिना काम के यूज करते दिखोगे ना तो वार्निंग लेटर आ जाएगा और कंपनी से निकाल देंगे आपको। क्यों ऐसा? बिकॉज उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 10 आवर के जॉब में एक एम्प्लॉय 2-3 घंटे एवरेज मोबाइल फोन पे वेस्ट कर देता है। जैसे आप करते हो ना, जब मैं आपको बोलता हूँ पूरा दिन पढ़ाई करो, 10 घंटे पढ़ने बैठते हो तो 4 घंटे तो आप मोबाइल पे होते हो, क्योंकि पहले आप इंस्टा स्टोरी चेक करते हो, फिर उसी बंदे की आप व्हाट्सएप पे स्टोरी जाके ऑडिट करते हो कि भाई वाउचिंग वेरिफिकेशन बराबर हो रहा है, सेम शक्ल दिख रही है या कोई फिल्टर यूज किया है, स्नैपचैट पे अलग दिख रहा है, इंस्टा पे अलग दिख रहा है, स्ट्रीक भेजते हो, चलता रहता है ना। वो टाइम पास करने में आप 2-4 घंटे निकाल देते हो। आपकी एफिशिएंसी खराब हो गई, आपको पता नहीं चला, रिजल्ट के दिन सब पता चल जाता है, लेकिन तब तक तो मालूम नहीं पड़ता ना। कंपनी देखती है कि हम एक एम्प्लॉय को 10 घंटे काम करने का रोज का 1000 रुपए दे रहे हैं, उसकी मंथली सैलरी 30,000 है, और वो 1000 रुपए के बदले जो 10 घंटे काम करने आता है उसमें अगर वो 2 घंटा सोशल मीडिया पे वेस्ट करता है तो हमारा तो 200 से 300 रुपए का नुकसान कर रहा है ना रोज का। ऐसे वो 30 दिन तक हमारा नुकसान करेगा, तो 30,000 पे करके बेनिफिट तो हमको 25 का भी नहीं मिल रहा है, तो भाई अलाउड नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भी उन्होंने नोटिस की कि ये तो पूरे पूरे दिन की छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं 2 घंटे में जाके आ जाएंगे, फिर वो तो पूरे दिन छुट्टी ले लेंगे। तो बीमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ, कैजुअल लीव करके वो अननेसेसरी छुट्टी ले रहे हैं। एक काम करते हैं, एम्प्लॉयर ने बोला भाई क्यों जाते हो तुम लोग ये सब करवाने, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हो, अकाउंटेंट के पास जाते हो, फीस देते हो 2,000-4,000 वो ले लेता है। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं अकाउंटेंट बुला लेता हूँ, कंपनी का भी तो अकाउंटेंट है ही ना, आप लोग उसको जो भी इंडिविजुअल पे करना है कर दो, रेट भी मैं फिक्स करा देता हूँ। बाहर अगर आपका अकाउंटेंट आपसे 1000 रुपए ले रहा है, मैं आपको यहाँ पे वो काम 500 में करा देता हूँ, क्योंकि उसको भी तो 250 कस्टमर एक साथ मिलेंगे, तो आधे रेट में काम क्यों नहीं करेगा। तो मैं 500 में करा देता हूँ। आप अपने डॉक्यूमेंट ऑफिस ले आओ, सारे अकाउंटेंट को सबमिट कर दो, आप ऑफिस में काम करते करते उसके साथ क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हो, छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? रिटर्न भी मैं ही फाइल करा दूंगा, ये बोल के कि भाई ये मेरा एम्प्लॉय है, मैं इसका एम्प्लॉयर हूं, तो मैं इसके बिहाफ पे इसका रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। तो 250 के 250 एम्प्लॉयज का रिटर्न कौन फाइल करेगा? एम्प्लॉयर। ठीक है, आप जो भी डिटेल उसको दे दो ना, डिडक्शन, एग्जेम्पशन, ये वो करा देगा, क्या दिक्कत है, अकाउंटेंट को बता दो, काम हो जाएगा। तो ऑफिस से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, ये वर्किंग डेज को वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड बल्क रिटर्न। क्लियर? तो ये बल्क रिटर्न की फैसिलिटी भी अब अवेलेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, होनी भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बाद।
नीचे वही लिखा है 139 सबसेक्शन 1C सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रिटर्न फाइलिंग से कुछ असेसीज को जरूरत के हिसाब से एग्जेम्पशन भी दिया जा सकता है। तो उनके पास तो सारे पावर है आपको एग्जेम्प्ट करने के और आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी लगाने के, ठीक है। फिर इसके बाद बोला एग्जेम्पशन, फिर ये वही नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन आ गया कि किन लोगों को इस तरीके से उन्होंने बेनिफिट्स दिए हुए हैं, ये उसकी लिस्ट है। ये एक बार आपको सिर्फ अपने नॉलेज और एमसीक्यू के लिए पढ़ने के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको देख के याद आ जाए कि हाँ ये लोग एग्जेम्प्ट होते हैं, तो आप पहले पढ़ के देखेंगे। कोई क्वेरी है तो मैं उसको सॉर्ट आउट करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 है, इसमें बात हो रही है फाइलिंग रिटर्न ऑफ लॉस। देखो अगर आपको बिजनेस में लॉसेज हुए या कोई और हेड में लॉसेज हुए तो भी रिटर्न भरना जरूरी है क्या? ये आप याद करो, हमने सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर देखा था, उसमें एक टेबल था कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एंड देन सेट ऑफ इन नेक्स्ट ईयर, जो सेकंड टेबल हमने सॉल्व किया था। तो उसमें एक वो लास्ट जो रो थी ना, उसमें लिखा था वेदर रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी और नॉट। तो उसमें सिर्फ पहला सेक्शन जो हाउस प्रॉपर्टी वाला था ना 71 वाला, तो 71B था ये, तो उसमें उन्होंने बोला था कि रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी नहीं है। आपने अगर रिटर्न नहीं भी भरा इस साल लॉस में तो भी आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट बाकी के जितने भी सेक्शन थे, कैपिटल गेन था, 35AD था, पीजीबीपी था, वो हॉर्स रेस वाला था, वो सब में मैंडेटरी बोला था कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वो सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, आप देख लो, कुछ भी नया नहीं है, वही सेक्शंस का रेफरेंस है। 72, 73, 73A, 74, 74A, 71B नहीं लिखा है। 71B वही था हाउस प्रॉपर्टी वाला। नहीं याद आ रहा हो, नोट्स निकाल के वापस देखो, टेबल देखो, लास्ट रो है वो इसके साथ एग्जैक्टली लिंक हो रही है। तो चीजों को रिलेट करना आपको अगर आ गया तो टैक्स को याद रखना बहुत सिंपल हो जाएगा, आप लिंक कर पाओगे कि वही टॉपिक पे बात हो रही थी। मैंने आपको तभी भी बोला था कि रिटर्न फाइल करने के लिए 139 सेक्शन होता है, ये वही पॉइंट है, ठीक है। तो रिटर्न के लिए डेट तो वही रहेगी जो ऊपर हमने देखी 139 सबसेक्शन 1 में, लेकिन लॉस हुआ है तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, अदरवाइज ये लॉस आपको अगले साल सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। If assessee submitted a loss return in response of the notice under 142 subsection 1, then loss cannot be carried forward. ठीक है, 142 सबसेक्शन 1 का रेफरेंस है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 142(1) जो सेक्शन है, इट इज अ रिमाइंडर नोटिस। अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करते हो ना तो आपको एक नोटिस आता है कि भाई आपके रिटर्न की डेट निकल गई, आपने रिटर्न नहीं भरा, तो काइंडली आप अपना रिटर्न सबमिट कर दें। एक रिमाइंडर भेजते हैं आपको। उस रिमाइंडर के रिस्पॉन्स में जो जेन्युइन पार्टीज है वो रिटर्न भर देती है कि हम जेन्युइनली भूल गए, हम भर देंगे, ठीक है। वहां पे तो जो रिटर्न है वो आपका बिलेटेड रिटर्न हो गया, ठीक है। तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। वहां पे प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये एक लाइन है छोटी सी, 142(1) जो है वो एक रिमाइंडर नोटिस होता है, इतना आप ध्यान रख के चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न, वही आ गया सबसेक्शन 4 है। अब बिलेटेड रिटर्न मतलब लेट रिटर्न फाइल करना। 139(1) जो हम देख रहे थे उसकी डेट अगर निकल गई है उसके बाद रिटर्न फाइल करना हो तो उसके लिए क्या डेडलाइन है, कुछ है डेट ऐसी कि भाई इस डेट तक भरेंगे तो चलेगा, वो भी देख लेते हैं। देखो जो कंडीशन बोली है वो समझो। A person has not furnished the return within the time allowed under section 1, subsection 1. Belated return can be filed before the expiry of 1 year from the end of relevant assessment year. अब इसको थोड़ा लिख के सॉल्व करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये चीजें ना एक बार लिख लेनी चाहिए शॉर्ट में एज एन एग्जाम्पल, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर 1920, तो इसका असेसमेंट ईयर 2021, इसकी आखिरी डेट 31 मार्च 21। यूजुअली तो रिटर्न हमें इसके बीच में भरना होता है, जुलाई में, सितंबर में, नवंबर में। अगर लेट हो गए तो एक डेट यहाँ पे कौन सी बोली है, बिफोर द एंड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है, बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो ये डेट कौन सी हो जाएगी, ये आपकी पहली रेफरेंस डेट, ठीक है। दूसरी भी है, कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट, that is the date on which the order is passed under section 144। दूसरी डेट है असेसमेंट अंडर सेक्शन 144, जब कंप्लीट होगा वो डेट। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। अभी 144 क्या चीज है, 144 सेक्शन जो है उसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट का मतलब ये देखो ऐसा होता है, 139(1) में बोलते हैं आप रिटर्न भर दो,
139(4) में बोलते हैं लेट हो गए, कोई बात नहीं, रिटर्न भर दो। 142(1) में नोटिस भेज के याद कराते हैं, फिर भी नहीं भरते हो तो 143 में स्क्रूटिनी करते हैं आपके अगेंस्ट, फिर भी आप उनको डेटा नहीं प्रोवाइड करते हो कि भाई अकाउंट बताऊंगा तो मेरे से टैक्स लोगे ना, बताऊंगा ही नहीं कितने पैसे कमाए, कोई पेपर कागज कुछ नहीं मेरे पास। लास्ट ऑप्शन बचता है ये बेस्ट जजमेंट। इनकम टैक्स वाले फिर जीएसटी रिकॉर्ड्स ढूंढते हैं, आपके बायर सेलर्स को पकड़ते हैं, उनसे आपकी डिटेल निकालते हैं, आपके बैंक अकाउंट ट्रेस करते हैं, उसके बेसिस पे जितना डेटा उनको मिला उस हिसाब से एक एस्टिमेशन करते हैं कि आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए और इतना टैक्स तो मिनिमम लगता है, और वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के करते हैं। तो क्या आप भी ना ये देख के डर जाते हो कि यार इतना तो मैंने एक्चुअली में टैक्स नहीं भरना था, इतना इन्होंने नोटिस लगा दिया। अब ये असेसमेंट होने के बाद वो आपको एक डिमांड नोटिस भेजते हैं सेक्शन 156 में, और बोलते हैं कि इतने दिन में पैसे नहीं भरे तो आपका बैंक अकाउंट सीज कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे, आपके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन लेंगे। मैटर बढ़ता जाता है, और ये नोटिस के बाद ना बहुत लोग फिर सरेंडर कर देते हैं कि नहीं नहीं हम टैक्स भर देंगे, जो कायदे से भरना है ना अकाउंट के हिसाब से वो भर देंगे, बस आप ये नोटिस वापस ले लो। तो ये सेट असाइड भी होता है, ऐसा भी प्रोसीजर है। तो इसी की बात हो रही है। तो आपको एक ये डेडलाइन डेट वाइज दी है स्टैटिक, और एक ये असेसमेंट वाली, वो लोग असेसमेंट खत्म करें और ये तारीख आ जाए, इन दोनों में से जो पहले हो जाए उसके पहले आप अपना बिलेटेड रिटर्न भर दो तो अच्छी बात है, अगर लेट कर दिया तो प्रॉब्लम बढ़ जाए। क्लियर? तो ये डेडलाइन है। बोला है रिटर्न फाइल्ड आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। कैंसिलेशन मतलब सेट असाइड, जो मैंने आपको बोला, ठीक है। तो उसमें जो आप रिटर्न भरोगे वो भी बिलेटेड रिटर्न ही माना जाएगा 139(4) में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो ये पूरा ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है ना 139 सबसेक्शन 4A 4B 4C, मैं आपको इसका क्रक्स बता देता हूँ क्योंकि इसमें आपको याद रखना है, मेरा कुछ काम नहीं है। 4F तक है और सिर्फ डेट्स और वो सब याद रखना है। इन्होंने बोला कि कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज के लिए हमने सबसेक्शन रखे हैं, मतलब ये जो 4A की पूरी सीरीज है 4A से लेके 4F तक, तो हर सबसेक्शन के अंदर हमने अलग अलग एंटिटीज को कवर किया है, उनका फॉर्म नंबर, उनकी ड्यू डेट, इसमें ना इनकम टैक्स रिटर्न्स बोलते हैं, ITR बोलते हैं, ITR के फॉर्म होते हैं, ITR 1 से लेके ITR 7 तक ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हर एंटिटी के लिए अलग फॉर्म होता है, वो आपको भरना होता है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो 4A में जैसे उन्होंने बोला कि भाई अगर आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आपको लगेगा सबसेक्शन 4A, जिसके हिसाब से रिटर्न फाइलिंग करना होता है। अब उसकी डिटेल्स दे रखी है, फॉर्म नंबर ITR 7, ड्यू डेट आपको मिलती है 30 सितंबर, अकाउंट्स का ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। अगर आप एग्जेम्पशन नहीं लेना चाहते हो सेक्शन 11-12 में ट्रस्ट वालों को एग्जेम्पशन मिलते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो 31 जुलाई, और आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हो तो ऑडिट करवाओ और 30 सितंबर तक रिटर्न भरो। अगर आप ये सब चीजें फॉलो नहीं करते हो तो 30 सितंबर या 31 जुलाई जो भी डेट आपको एप्लीकेबल है, जितना डिले होगा पर डे 100 रुपीज की पेनल्टी है आपके ऊपर फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। ऐसे ही 4B में पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें कुछ नया नहीं है, आपको खुद पढ़ना है। 4C में ना इंस्टीट्यूशंस है, सर्टन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस जिनकी लिस्ट है, स्पेसिफिकली इनकी लिस्ट दे रखी है, रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी, एसोसिएशंस व्हिच आर रिफर्ड टू इन सेक्शन 1023 सबसेक्शन A। इनका काम है लॉ, मेडिसिन, अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग, ऐसी सब चीजों को कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, मतलब लीगल बॉडीज जो अथॉरिटीज हैं जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज को लेके उस तरीके से, और भी ऐसी डेवलपमेंट फॉर खादी विलेज इंडस्ट्रीज, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन हो, यूनिवर्सिटी हो, हॉस्पिटल हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, पूरी लिस्ट है। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, वेंचर कैपिटल कंपनी, ट्रेड यूनियन, एसोसिएशंस, बॉडी, ट्रस्ट, कमीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इन सबको यहाँ पे 4C में कवर किया। इनके लिए जो डेट, अगेन फॉर्म नंबर ITR 7, ड्यू डेट 139 सबसेक्शन 1, पेनल्टी 100 रुपीज, ये सब बोला। और भी कुछ एसोसिएशंस को इनमें इन्होंने AY 18-19 से ऐड किया। तो इसको आप पढ़ के जितना याद रख सकोगे, ऑप्शन देख के आपको याद आ जाए उतना काफी है, उससे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। 4D में साइंटिफिक या स्टैटिस्टिकल रिसर्च करने वाली सर्टन इंस्टीट्यूशंस को कवर किया है, इससे ज्यादा डिटेल नहीं दी। 4E में बिजनेस ट्रस्ट की बात की है, बिजनेस ट्रस्ट के बारे में हम थोड़ी डिटेल्स आगे देखेंगे। इसमें मैंने आपको सिंपली इतना बताया था कि बिजनेस ट्रस्ट एक तरीके से म्यूचुअल फंड जैसा है, ठीक है। देखो मैं शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया हो। ये है अपना बिजनेस ट्रस्ट, ये है एक कंपनी
जो कोई बिजनेस कर रही है, ये है इन्वेस्टर, ये आप हो। बिजनेस ट्रस्ट आपसे पैसा लेता है, आगे कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अब अगर सपोज ये बिजनेस ट्रस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, एग्जांपल दे रहा हूं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये लोग आपसे पैसा लेके आपका पैसा रियल एस्टेट कंपनी में लगाते हैं। तो ये लोग जब इसमें पैसा लगाते हैं तो कंपनी इनको क्या देती है, शेयर्स, और ये लोग इन्वेस्टर को क्या देते हैं, यूनिट्स। ये कुछ म्यूचुअल फंड जैसा कंसेप्ट नहीं नजर आ रहा है आपको? एग्जैक्टली वही है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सबका कंसेप्ट एक जैसा ही है, बस वो बिजनेस अलग अलग हो जाता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में तो क्या है, ये एंटिटी किसी भी टाइप की कंपनी में पैसा लगाती है, फिर वो रियल एस्टेट हो, सॉफ्टवेयर हो, केमिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो, एनर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इस बिजनेस ट्रस्ट को जो रिटर्न भरना है वो इस सेक्शन के हिसाब से भरना है, ये क्लैरिफाई किया उन्होंने। वैसे ही 4F में भी है इन्वेस्टमेंट फंड, तो वो भी जैसे ये है बिजनेस ट्रस्ट, वैसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स या म्यूचुअल फंड्स टाइप के होते हैं जो सेबी की अलग अलग कैटेगरीज में कवर होते हैं, तो उनके लिए 4F है। तो ये सेक्शन आप देख सकते हैं। तो अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो फिर आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी इन सेक्शंस में मेरे हिसाब से इतना मोर देन इनफ। फिर सबसेक्शन 5 की बात हो रही है, दिस इज रिगार्डिंग रिवाइज रिटर्न। क्या एक बार अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया और उसमें कोई एरर हो गया, कोई गलती हो गई जो बाद में आपको रियलाइज हुई कि यार मिस्टेक कर दी और फाइलिंग हो चुका है, तो इसको रिवाइज कर सकते हैं क्या? तो रिवीजन का ऑप्शन तो होना चाहिए, ह्यूमन एरर हो सकता है कभी भी, तो उन्होंने बोला कि आप इसको रिवाइज कर सकते हो सबसेक्शन 5 के हिसाब से। दैट इज 139 सबसेक्शन 5 रिवीजन ऑफ रिटर्न। ठीक है, और रिवीजन कब तक कर सकते हैं वो इन्होंने यहाँ पे बताया, एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अगेन आपका PY 1920, आपका AY 2021, तो 31 मार्च 21 तक आप कभी भी चेंजेस कर सकते हैं अपने फाइल किए हुए रिटर्न में, या फिर आगे जब इनकम टैक्स वाले आपके रिटर्न का असेसमेंट करते हैं, जब आप उनको फाइल करते हैं, वो वेरीफाई तो करते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो वो असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक नोटिस आता है, एक ईमेल आ जाता है 143 सेक्शन में, दैट इज इंटीमेशन। और इंटीमेशन में वो बता देते हैं कि आपका रिटर्न एक्सेप्ट हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है और कोई एरर नहीं है, मतलब अब आप फ्री हो, टेंशन मत लेना, आप कोई क्वेरी नहीं आने वाली। तो वो आने से पहले आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से विच एवर इज अगेन अर्लियर। ये भी क्लियर किया कि अगर लॉस रिटर्न है तो वो भी रिवाइज हो सकता है, अगर लेट रिटर्न है तो वो भी रिवाइज हो सकता है। CBDT अगर चाहे तो रिटर्न फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड भी कर सकती है, और एक्सटेंडेड ड्यूरेशन में भी अगर आप रिवीजन करना चाहें तो वो भी हो सकता है। और रिवीजन आप एक के बदले मल्टीपल टाइम्स करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस डेट तक आप 4 बार भी अगर अपना रिटर्न रिवाइज कर देते हैं ना, डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलने वाला। क्लियर है? तो ये प्रोविजंस है, दैट इज सबसेक्शन 5 बोला है। देखो 139(3) से लेके 4 की पूरी सीरीज में ये जितने भी सेक्शंस हैं इन सबका रिटर्न रिवाइज हो सकता है सबसेक्शन 5 में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन 4D तक लिखा है, 4E और 4F के लिए रिवीजन अलाउ नहीं किया है, तो जैसा बोला है हमें वैसे ही चलना पड़ेगा। क्लियर? चलो ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा, दैट इज 139 सबसेक्शन 5। एक 139 सबसेक्शन 9 है जिसमें बात हो रही है डिफेक्टिव रिटर्न की, कि भाई डिफेक्टिव रिटर्न क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डिफेक्टिव रिटर्न में कुछ रीजंस होते हैं जब डिपार्टमेंट ये मान के चलेगा कि आपने जो रिटर्न भरा है वो डिफेक्टिव है। उसके रीजंस क्या है वो नीचे लिखे हैं उस सेक्शन में, अगर आप देखोगे पेज के एंड पे, इफ द डिटेल्स इन द फॉर्म, वो एक्सप्लेनेशन दिया है, इफ द डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ द रिटर्न हैव नॉट बीन ड्यूली फिल्ड रिलेटिंग टू द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, कंप्यूटेशन ऑफ GTI, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, मतलब कंप्यूटेशन दिखाया नहीं आपने कि गिना कैसे वही नहीं बताया। The tax together with interest, if any, payable in accordance with the provisions of section 140 capital A has been paid on or before the date of furnishing of return। तो ये तो नेसेसरी है, इसमें डिफेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? The tax together with interest, if any, payable has been paid on or before the date of furnishing of return। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक बार के लिए आप इसको इग्नोर करो, इसमें तो कोई एरर नहीं है, ये मॉड्यूल में कुछ लिखने में गलती है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इफ द रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट अकम्पनीड विथ
ये एक पॉइंट क्यों लिखा हुआ है, इसमें क्या एरर है मैं आपको बता देता हूँ। वो ऊपर एक जो पॉइंट था ना अमेंडमेंट है, उससे रिलेट करता है, उसको इग्नोर करना। इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट अकम्पनीड विद द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, ऑडिट रिपोर्ट, टीडीएस प्रूफ, ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे तो रिटर्न इनकम्प्लीट माना जाएगा। प्रोविजो में बोला है रिटर्न ऑफ इनकम नॉट डिफेक्टिव इफ द सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस टीसीएस वाज नॉट फर्निश्ड टू द असेसी। जैसे आप अपने एम्प्लॉयर से टीडीएस का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, वो दे ही नहीं रहा है, फिर आपने अपना रिटर्न भर दिया, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा, आप मांग मांग के थक गए हो, तो आपकी गलती नहीं है, तो वहां पे आपका रिटर्न डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा। सच सर्टिफिकेट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 2 years, अगले 2 साल में जमा करा दिया तो भी चलेगा। प्रूफ ऑफ एडवांस टैक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट इफ एनी क्लेम टू हैव बीन पेड। तो ये तो नेसेसरी कंडीशंस है, इन्होंने थोड़ा मिक्स कर दिया है। डिफेक्टिव रिटर्न वाला पॉइंट तो ऊपर ही था, सेकंड पॉइंट तो एक्चुअली में होना चाहिए, वो डिफेक्टिव वाला पॉइंट नहीं है। थर्ड पॉइंट डिफेक्टिव वाली कंडीशन है, फोर्थ पॉइंट में जो प्रूफ मांग रहे हैं तो ये नेसेसरी कंडीशन होगी, थोड़ा मिक्स कर दिया इन्होंने। अच्छा ये नॉट अकम्पनीड विद है, सॉरी वो मेरा एरर है, नॉट अकम्पनीड विद मतलब अगर आपने ये नहीं सबमिट किया तो प्रॉब्लम है। फिर बोला इफ रेगुलर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, बैलेंस शीट, और मतलब इन शॉर्ट वो ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। इफ द आरओआई इज नॉट अकम्पनीड विथ द प्रूफ ऑफ एडवांस टैक्स, इज नॉट अकम्पनीड विथ द रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन, तो ये जो अकाउंट्स है उसकी डिटेल्स अगर वो मांगे तो आपको देनी पड़ेगी। प्रोप्राइटरशिप में पर्सनल अकाउंट्स की डिटेल देनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलर अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर ऑडिटेड अकाउंट्स हैं तो ऑडिट की कॉपी देनी पड़ेगी, रिपोर्ट, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सब नहीं सबमिट करेंगे तो माना जाएगा कि आपका डिफेक्टिव रिटर्न है। ठीक है, a return which is not signed or verified is not a defective return but an invalid return and therefore it is no return in the eyes of law। आप किसी को चेक दे दे और उस पर साइन ही ना करें तो चेक की कोई वैलिडिटी है क्या? वो तो चेक दिया ही नहीं, ना देने के बराबर है। रिटर्न भी अगर आप साइन नहीं करते, अभी जैसे रिटर्न ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू अप्रूव होता है क्योंकि ऑनलाइन भरते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर्स भरे बिना, वेरीफाई किए बिना रिटर्न सबमिट कर दिया तो दैट इज इक्विवेलेंट टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। वो ऐसा नहीं है कि आपने डिफेक्टिव रिटर्न भरा, डिफेक्टिव मतलब कोई चीज सबमिट की है, दिख रही है, लेकिन उसमें कुछ एरर है, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि रिटर्न सबमिट ही नहीं किया, ऐसा मान लिया जाए। ठीक है, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बोला है। हाँ, तो अगर ऐसा डिफेक्टिव रिटर्न आप फाइल करते हैं तो क्या होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म करता है जैसे ही उनके पास वो रिटर्न सबमिट होता है कि भाई आप अगले 15 दिन में चाहो तो अपनी गलती को सुधार सकते हो। तो अभी भी आपको एक मौका दे रहे हैं। अगर आपने 15 दिन में एक्शन नहीं लिया तो मान लिया जाएगा कि आपने कोई रिटर्न भरा ही नहीं। क्लियर है ये चीज? तो 15 डेज का एक रेक्टिफिकेशन का टाइम आपको मिलेगा। जैसे ही इंटीमेशन आएगा 15 दिन में आप अपनी गलती सुधार के जो नीचे डिफेक्ट्स लिखे थे उसको ओवरकम कर सकते हो, ये अलाउड है। दूसरा वो बोल रहे हैं जो एक बोल्ड में एक पॉइंट हाईलाइट किया है ना सबसेक्शन 9 के रिगार्डिंग, उसमें कुछ अमेंडमेंट है। वो अमेंडमेंट क्या है मैंने उतना ही लिखा है, बट मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ। पहले ऐसा होता था कि इन्होंने बोला था कि अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो साथ साथ में आपका जो भी इनकम टैक्स ड्यू है वो पे करना जरूरी है। मतलब पहले टैक्स भरो, जैसे बैंक चालान के थ्रू ऐसे भरते थे, चालान नंबर जनरेट करो, रिटर्न में फाइल करो, तभी रिटर्न एक्सेप्ट होगा, तभी वैलिड माना जाएगा। तो टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ एनी is to be paid on or before the payment of submission of return of income if you are not submitting the tax amount। मतलब पेमेंट पहले नहीं किया और फिर रिटर्न फाइल कर दिया खाली विदाउट पेमेंट, तो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होता था। पर अब उस चीज को अमेंड कर दिया है। अब उन्होंने बोला कि रिटर्न भर दो, अगर आपने टैक्स तब नहीं भी भरा, पैसा बाद में भी दिया तो ब्याज के साथ दे देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए रिटर्न इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होगा, ये वो बोल्ड में लिखा है। तो पहले पॉइंट कुछ अलग था, अब अलग है। अब वो चीज अमेंड हो गई है, तो आपको तो अमेंडमेंट ही याद रखना है। ये अमेंडमेंट आ चुका है 2017-18 से, तो 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, आपको टेंशन नहीं लेना उसका, 3 साल हो चुके हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशन ये हमने देख ली। अब बीच में कुछ सेक्शंस हैं 139 कैपिटल ए, 139 डबल ए, वो एक पूरा ब्लॉक है, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम ले लेगा वो। अगर कुछ अभी हो सकता है कवर तो मैं आपको बता दूं। ये पेज नंबर 11 है, उस पे दिया है सेल्फ असेसमेंट का पॉइंट। उसमें सेक्शन नंबर बोला है 140 कैपिटल ए। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाया। ये सेक्शन मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ कि आप इसको एक बार रीड करके देखो और कोई डाउट है तो आप पूछो। ठीक है, तो ये 140 कैपिटल ए आपके लिए रहेगा। इसके बाद नीचे एक सेक्शन नंबर 140 दिया हुआ है, दैट इज रिटर्न बाय होम टू बी साइन। अब रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो अलग अलग एंटिटीज होती हैं, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी, फर्म, एलएलपी, पॉलिटिकल पार्टी, एनी अदर एसोसिएशन। साइन कौन करेगा रिटर्न पे, उसके लिए यहाँ पे डेट दे, मतलब नाम दे रखे हैं।
और इसमें से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, पूछ सकते हैं, आपको भी पूछ सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ना। जैसे इंडिविजुअल है तो वो खुद साइन करेगा, अगर मेंटली कोई इशू है तो उसका कोई गार्डियन या ऑथोराइज पर्सन साइन करेगा, अगर वो एब्सेंट है तो उसके बिहाफ पे किसी के पास साइनिंग अथॉरिटी हो, पावर ऑफ अटॉर्नी हो तो वो कर सकता है। ऐसे ही सबके लिए लिस्ट दे रखी है, ठीक है। एक पॉलिटिकल पार्टी में बोला है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी जैसी अथॉरिटी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसा पढ़ा लिखा नाम थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन चलो ठीक है, उनको अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है तो होने दो। तो ये पूरी लिस्ट है, आपको एक बार इसको एमसीक्यू के लिए लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी कुछ बचा है, बाकी टीआरपी का टॉपिक है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो एक छोटा लेक्चर और रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स मैं बता चुका हूँ। मेजरली आपका 70% चैप्टर खत्म हो गया। अब एक और लेक्चर छोटा सा रखूंगा मैं जिसमें पैन वाला जो पॉइंट है, आधार वाला पॉइंट है, उसको लिंक करने की बात की गई है, और टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का एक टॉपिक है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगले लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पहले पूछ सकते हैं और उसको पढ़ के एक बार अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।